मोलरिटी हो गया था। अब हम लोग आज देखते हैं मोलेलिटी, मोलल कंसंट्रेशन। मोलरिटी के टर्म को आप क्या देखें, मोलरिटी का जो टर्म है यह टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर और ग्राम मोल पर लीटर। Molarity are always depends upon the overall volume of solution, while molality are always depends upon the weight of solvent. देखो मोलेलिटी क्या है, मोलेलिटी मतलब स्मॉल एम, मोललता, ये क्या हो जाएगा, किसी विलियन के 1000 ग्राम विलायक या 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, मोललता कहते हैं। इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाएगा और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। क्लियर? मोललता बराबर क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भार। ग्राम में यदि रहेगा तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का ग्राम में भार इंटू 1000। कोई डाउट? अब क्वेश्चन जैसे दे दे, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक जलीय विलयन है जिसमें भार के विचार से 10% ग्लूकोज है, तो उस विलयन की मोललता क्या होगी, कैसे फाइंड करें? तो क्वेश्चन आपका ये है। अच्छा, इसको थोड़ा और एक्सपेंड हम लोग कर लें। इसमें अभी तक हम लोग क्या किए थे, इस फॉर्मूला में क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करेंगे, देन वेट ऑफ सॉल्वेंट पुट करेंगे, तब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा। अब इसी को हम लोग जो है इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। लिखेंगे माना कि A ग्राम विलय किसमें, B ग्राम विलायक में उपस्थित है, जिसका अनुभार स्मॉल m ग्राम है। तो विलय के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, A/m होगा, दिया गया भार बटे अनुभार। दिया गया भार को हमने A माना है, अनुभार को हम m मान लिए हैं। अब लिखेंगे यदि विलय के A/m मोलों की संख्या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित हो, तो विलयन का मोलल सांद्रण Cm मान लें, क्योंकि इस m में और इस m में कंफ्यूजन हो जाएगा।
इसीलिए इसको हम मोलल कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। Cm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 इंटू ए अपॉन बी इंटू एम। अच्छा, अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो सिंपली देखो ध्यान से, m इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है? दिया गया भार बटे अनुभार। अब दिया गया भार को हम a माने थे, अनुभार को हमने m माना था। और नीचे क्या है, विलायक का ग्राम में भार, तो विलायक के भार को हम भी माने हैं, ग्राम में डेटा एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको नीचे कर लो, ये क्या है, डिनोमिनेटर का पार्ट है, और m इज इक्वल टू a इंटू 1000 अपॉन b इंटू, तो वही डेटा आया ना, समझ में आई? तो डायरेक्ट वे में हम इस टर्म को पुट कर सकते हैं, कोई डाउट? चलो अब इसको मिटाए। इसमें क्या ध्यान में रखना है, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में जो विलय के मोलों की संख्या होगा उसी को क्या कहेंगे, मोललता कहेंगे। मोललता तापमान से स्वतंत्र होता है, मतलब इस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना। और कुछ यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसको डिनोट किससे करेंगे, स्मॉल m से। तो क्वेश्चन में स्मॉल m और कैपिटल M दोनों आपको मिलेगा, इसलिए वहां पर ये नहीं समझना है कि गलती से ये दे दिया है या इस m ही तो है, क्या फर्क पड़ रहा। वहाँ पे जो है डेटा में अंतर आएगा, वहाँ पर प्रॉपर्टी में चेंजिंग आएगी, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और उसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, एक जलीय विलयन में भार के विचार से 10% जो है ग्लूकोज है। तो इस विलयन की सांद्रता मोललता में व्यक्त करें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर हमें चाहिए क्या क्या, तो विलय के अनुभार की गणना आपको पहले करना है, विलय की मात्रा दिखाना है, विलायक की मात्रा दिखाना है, पुट कीजिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो कितना आ रहा है देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि विलयन का भार बराबर 100 ग्राम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, भार के विचार से, मतलब W/W के टर्म में ये डेटा दिया होगा 100 ग्राम। तो विलय कितना है, विलय की मात्रा, विलय है क्या, ग्लूकोज, फॉर्मूला बताओ, C6H12O6, कितना हो जाएगा, 10% है, तो ग्राम में हम दे सकते हैं क्योंकि भार के विचार से दिया हुआ। अच्छा, अब विलायक की मात्रा कितना होगा, अच्छा इसको हम माने क्या है, ए माने है, फिर उसी तरह विलायक की मात्रा। अच्छा, अब विलायक हमारा होगा क्या, समझो ध्यान से यार, एक जलीय विलयन, मतलब जिस विलयन में विलायक जल के रूप में होगा, द्रव के रूप में होगा, और विलय पदार्थ ठोस या गैसीय रूप में होगा। तो क्लासिफिकेशन में ये बताया हुआ है, उस टर्म का यहाँ पे यूज हो रहा है। तो विलायक की मात्रा, विलायक क्या है, H2O है, माने क्या थे, B, कितना होगा
10 हमारा ग्लूकोज है, टोटल सॉल्यूशन हमारा 100 है, 100 में से 10 को घटाएंगे, जो रिजल्टिंग डेटा आएगा वो वाटर मॉलिक्यूल का मास होगा। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ से हमें और क्या चाहिए, तो इसका अनुभार चाहिए। तो विलय का अनुभार क्या माने थे, स्मॉल m कितना होगा, 12 गुने 6 प्लस 1 गुने 12 प्लस 16 गुने 6 बराबर 180 ग्राम। अब फॉर्मूला सामने है, डेटा पुट कीजिए, आंसर आएगा। देखो कितना आएगा, Cm इज इक्वल टू 1000 इंटू ए, यही था ना। तो 1000 इंटू ए का वैल्यू दो 10, बी 90 गुने m काट दो, कितना आया, ये 50, ये 9, यानी Cm इज इक्वल टू आया 50/81। कितना आ रहा, 48 0.6 मोल पर केजी। क्लियर हुआ? देखिए इसको सही से, जहाँ पे समझ में नहीं आए वहाँ पे एक बार आप उसको पूछ सकते हैं। क्या कोई कंफ्यूजन है क्या? ओवरऑल सॉल्यूशन का मास यहाँ पे नहीं दिया गया, ये इंडिकेट कर दिया है, इस तरह से होगा। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन विशेष इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आप सिंपली इसके थ्योरी को आप ध्यान में रखिए कि इस वास्तव में इसको कहते क्या है और ऐसा क्यों कहते हैं, ये ध्यान में रखिए तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसका और क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है। ऐसे आप क्वेश्चन अगर बनाए तो और भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दे कि 20 ग्राम कास्टिक सोडा 200 ग्राम जल में उपस्थित है, तो प्राप्त विलयन की सांद्रता मोललता में व्यक्त करें। सिंपल है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, NaOH। यहाँ से मास दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट निकाल करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड क्यों करें, डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, डायरेक्ट इसी पर जो है पुट कीजिए, डेटा आंसर आ जाएगा। इधर वाला मिटा दे। और मिठाई खाओ।
ऐसे एक शोध में बोला गया है, ये देखा जाए तो आपको रिसर्च के बेस पर हम ये बता रहे हैं, और ये खास करके कोरोना काल में ज़्यादा आया था, जब व्यक्ति डिप्रेशन में था, चाहे वह जिस किसी भी कारण से हो। कारण तो ढेर सारा था कोरोना काल में। बहुतों की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, रोजगार छिन गया था, खाने को बड़ी समस्या हो रही थी। नहीं, ऐसा तो आप देखे ही हैं, हाल ही में गुजरा है। तो एक शोध में ये बताया गया था कि यदि आप मीठा खा रहे हैं, जिसमें मिठाई वगैरह हो गया या चॉकलेट हो गया, ये सब जो है एक अलग तरह का जो है हार्मोनल एक्टिविटी क्रिएट करता है, जो हमारे बॉडी को रिलैक्स फील कराता है, और मतलब काफ़ी वो व्यक्ति जो है मतलब खुशी के जैसा महसूस करता है, भले बाद में उसको जो है छिकछिकी आ जाए। अब हम तो डायरेक्ट वे में बोल भी नहीं सकते हैं। मीठा खाने से यदि डायबिटीज हो, उसमें ऐसा नहीं है, मीठा खाने से डायबिटीज थोड़े होता है। कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट जब बॉडी में बढ़ेगा तो प्रॉब्लम आती है। हाँ, कार्बो हमेशा ध्यान रखना है, डायबिटीज वाले पेशेंट को मीठा से दिक्कत नहीं है, मीठा से कोई उसको प्रॉब्लम नहीं, उसको प्रॉब्लम है कार्बोहाइड्रेट्स। बात समझ में आ रही है? जिस किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाएगा, वो इंसुलिन को कुछ नहीं कर पाएगा, वो पेंक्रियाज को कंट्रोल में रखेगा। लेकिन अब जैसे कार्बोहाइड्रेट का जैसे ही अमाउंट बढ़ा, पेंक्रियाज को तहस नहस करना शुरू कर देगा। डायबिटीज जो है बहुतों का तो 600 पार कर जाता है, डॉक्टर बोलता है तू जीवित कैसे है, ये समझ में नहीं आ रहा। बात समझ में आ रही है? तो ये है कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे एस्पार्टेम हो गए, आर्टिफिशियल स्वीटनर आता है ना, एस्पार्टेम, ओलिटेम, सैकरिन, ये सब चीनी से कई गुना ज़्यादा मीठा है। एक तो चीनी से 300 गुना ज़्यादा मीठा है, एक तो चीनी से जो है देखा जाए तो 200 गुना ज़्यादा मीठा है। तो हाँ, अब वो जो है वो डायबिटीज वाले को कोई दिक्कत नहीं है खाने में। रीजन ये है कि कार्बोहाइड्रेट के जो है उसमें नहीं पाया जा रहा है। तो पीछे पर बायोमोलिक्यूल्स ओवरऑल पूरे पढ़ लिए है, उसके बाद हमसे पूछ रही है। मोनोसेकेराइड पढ़ाए हैं, ओलिगोसेकेराइड था, पॉलीसेकेराइड था, आर्टिफिशियल स्वीटनर उसमें था, रिड्यूसिंग शुगर था, नॉन रिड्यूसिंग शुगर था, तो ये सब पढ़ा दिए हैं, तब पर भी पूछ रही है। रिवाइज कीजिए, जितना रिवाइज कीजिएगा उतना फायदा होगा। रिवाइज नहीं कीजिएगा, पीछे आप क्या पढ़े हैं। अब सिंपली है, इतना समझो न तुम, जो बच्चा आज क्लास स्टार्ट किया और जो बच्चा पिछले 6 महीने से पढ़ रहा, अब पता चला वो 6 महीने से रेगुलर क्लास तो आ रहा, लेकिन बैक वाला कभी रिवीजन ही नहीं किया, तो उसमें और आप में फिर अंतर क्या है? दोनों तो बराबर है। बात समझ में आई? क्योंकि वो भी फिर से उसको पढ़ेगा, और आप अपना जो है फिर से रिवाइज अगर नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में भी वही चल रहा है जो उसके दिमाग में चल रहा है, कि इसका आंसर कैसे दे। क्लियर हुआ? ये चीज होती है। ऑर्गेनिक का एग्जाम आपको दुर्गा पूजा के बाद होगी। दुर्गा पूजा जैसे ही खत्म हुई, उसके फर्स्ट वीक के लास्ट डे में हम जो क्वेश्चन सेट में दिए हैं उससे हो भी सकता है रहे, ना भी नहीं भी हो सकता है। आप आपके सिलेबस से रहेगा जो आपको पढ़ाया गया है, क्योंकि आप वो क्रैश कोर्स के बच्चे नहीं ना, आप जो है रेगुलर मोड के बच्चे हैं। तो आपको जैसे हम क्लास में पढ़ाएं, हम आपको बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं,
हम आपको एक ओवरऑल जो सिलेबस है वो पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए आपको फिर उस लेवल में, उस पैरामीटर में आना ना होगा। अब आप 450 प्लस का सपना देख रहे हैं, ऐसे थोड़े होगा नहीं। और गारंटेड हम बताते हैं, वो फुल गारंटेड ये हम बता रहे हैं, जो बच्चा मेरे इशारे पर तैयारी अगर कर रहा है, जैसा बता रहे हैं वैसा करते जाओ, क्योंकि देखो सिलेबस समझने में, एक्सप्रेस करने में आप में कहीं से कोई कमी नहीं है, मेहनत की कमी है। थोड़ा सा अगर आप और मेहनत करेंगे, थोड़ा सा, तो मैं सबकी तो गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे की अगर देखा जाए तो 470 प्लस जाएगा। और इस बार तुम देख लेना, बिहार बोर्ड का रिजल्ट 485 से 490 के आसपास रहने वाला है। नहीं, बोर्ड की रिजल्ट की बात कर रहे हैं, ओवरऑल बिहार बोर्ड का रिजल्ट इतना तक जाएगा। इससे ऊपर जा भी सकता है, पॉसिबिलिटी हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि आप ये चीज जो है डायरेक्ट वे में बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन एक टेंटेटिव हम डेटा बता रहे हैं कि लगभग इतना के आसपास जो है इस बार का रिजल्ट जाएगा। रीजन इसका क्या है? रीजन इसका ये है कि बिहार बोर्ड के एग्जाम पैटर्न धीरे धीरे और घटिया होते जा रहा है। इसका कोई एग्जाम बिहार बोर्ड का एग्जाम का कोई लेवल ही नहीं है। जैसे सरकार का लेवल है उसी तरह इसके शिक्षा का भी लेवल है। तो इस तरह से जो है अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपना ओवरऑल सिलेबस पढ़ते रहिए। आप इतना मेहनत करो कि नीट भले ना निकले, आईआईटी भले ना निकले, हम उसकी गारंटी नहीं ले रहे, कि उसकी गारंटी हम तब लेते जब आप 11th से रेगुलर मोड में पढ़ते, तब हम गारंटी ले सकते थे। फिलहाल यदि आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो आपका एक पेपर आता है CUET का, ये एग्जाम आपसे निकल जाएगा, बेहतर तरीके से एग्जाम निकलेगा। पिछले साल जो है 4-5 स्टूडेंट CUET का पेपर जो है क्वालिफाई किया था, और वो बच्चा अभी जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में अभी वो जो है ऑनर्स कर रहा है। हाँ, तो अब बेहतर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस पास करना होता है, और वो पहले का जो एंट्रेंस होता था ना, वो सभी कॉलेज के लिए अलग अलग होता था। अब जैसे BHU का एंट्रेंस है तो उसका एक अलग अपना वो डेट जारी करता था, फॉर्म जारी करता था, एग्जाम ले रहा था। अब सबको जो है एक पैरामीटर में ला दिया है, CUET एग्जाम लेता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो है, वहाँ तो पढ़ेगा, घर में थोड़े। BHU में हम लोग का भी 4-5 बच्चा गया है। BHU में है, JNU में है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, जामिया मिलिया में है, फिर उसके बाद IIT खड़गपुर में है, IIT दिल्ली में है, IIT पुणे में है। तो अब अरे बताइए, ये जो है इंट्रेंस टेस्ट हुआ, अगर ये एग्जाम आप पार करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो इसी के बेस पर आपका एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो डोनेशन दे करके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, वहाँ लूटेगा। अब जहाँ 1 लाख पैसा खर्च होगा वहाँ पर जो है 10 लाख रुपया ले लेगा। तो पढ़ाई ऐसे थोड़ी, नॉर्मल जो है कॉलेज का चार्ज 10 लाख 12 लाख रुपया है। हाँ, इसमें ओवरऑल 12th का ही सिलेबस देगा। पहले 11th का भी पूछता था, लेकिन 2023 के बाद इसमें जो है चेंजिंग लाया। अब जो है आपको +2 का जो सिलेबस है वही दे रहा है। अब PYQ उठा करके देखो ना, हमसे पूछ रही है। हाँ, CUET का PYQ निकालिए, पता चल जाएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं मोल। अच्छा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। इस क्वेश्चन में पहले क्या करना है, मोलों की संख्या नहीं निकालना, अनुभार निकालना। अनुभार 40 होगा, यानी M कितना हो गया 40,
ए कितना हुआ, बी कितना हुआ, बाकी तो हम सब दे ही दिए। अब सी एम निकालना कितना होगा, सी एम इज इक्वल टू 1000 इंटू कितना, ए कितना 20 अपॉन बी कितने 40, तो काट दीजिए, 20 दूना 40 हो गया, और ये हो गया 2 500, और ये कितने कटेगा, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, तो सी एम इज इक्वल टू 2.5 मोल पर, यही ना आंसर होगा। फॉर्मूला याद रखो बेटा। न्यूमेरिकल बनाओ, आप जिस बुक से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, स्वतंत्र हैं। अरे तुम ओपी टंडन से बनाओ, तुम एमएल खाना क्या कहते हैं, क्या नाम है, आरसी मुखर्जी से बनाइए, सिन्हा लाल घोष से बनाइए, पी बहादुर से बनाइए, अरिहंत से बनाइए, आप जो है हुई से बनाइए, आपको जिस बुक से बनाने की इच्छा है आप बना सकते हैं, स्वतंत्र है। रामयतन से बनाओ, जिस बुक से आप न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं आप स्वतंत्र हैं, आप पूछ सकते हैं। और यही रीजन है कि हम बच्चे को असाइनमेंट में क्वेश्चन नहीं देते हैं, क्वेश्चन का अमेंडमेंट टर्म दे दिया, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देते हैं। रीजन ये है कि बच्चा खुद प्रैक्टिस करता है, पूछता है क्लास में, तो नहीं तो अब जैसे आप जैसे मतलब कॉम्पिटिटिव पर्पज से आप पढ़ रहे हैं, आप थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ साथ एक एक टॉपिक का आपको 20-20 15-15 जो है 30-30 न्यूमेरिकल ऐसे करवाना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए न्यूमेरिकल का वही बताएं कि सिन्हा लाल घोष का बुक आता है, उसके बाद आरसी मुखर्जी का आता है। आरसी मुखर्जी का स्टैंडर्ड बुक माना जाता है, बहुत अच्छा बुक है। अगर वो आप पूरे बना लिए वर्ड बाय वर्ड, गारंटेड आपका आईआईटी एडवांस तक का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आरसी मुखर्जी इंग्लिश मीडियम आता है, हिंदी मीडियम में। आरसी मुखर्जी अब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला क्या करता है, 10 ई बुक्स क्वेश्चन उठा लिया, 10 वो बुक्स क्वेश्चन उठा लिया, 10 वो जो है उस बुक्स क्वेश्चन उठा लिया, अब उसको जो है अपना असाइनमेंट के तौर पर लिखवा दिया, अब उसको बच्चों में दे रहा है। हम आपको ये फ्री किए हुए हैं कि तुम कौन हो, एक बुक उठाओ पूरे बना लो। चलो अब देखते हैं मोल प्रभाज। मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, नहीं, मोल प्रभाज का मोल फ्रैक्शन का हिंदी होगा मोल प्रभाज। वो कहा कुछ यहाँ पे कोई चर्चा ही नहीं है यहाँ, वो दूसरा उसका केमिस्ट्री में कहीं यूज नहीं। एक्स कहेंगे, एक्स कहेंगे बुक में, आप देखिए ना, देखो ने अब मोल प्रभाज किसको कहेंगे, किसी भी विलयन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या एवं संपूर्ण विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल प्रभाज कहते हैं। क्लियर हुआ? विलय या विलायक के मोलों की संख्या
एवं संपूर्ण विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे? एक्स कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर मान लेते हैं कि माना कि विलय का जो मोल प्रभाज है, विलय का मोलों की संख्या, ऐसा लिखिए, मोलों की किसके लिए है? द्विअंगी विलयन के लिए, क्योंकि दोनों टर्म इसमें आ रहा है। माना कि विलय के मोलों की संख्या बराबर, हमने मान लिया स्मॉल n, कहीं कहीं बुक में Na और Nb मानता है, तो आप जैसा मानेंगे वैसा यहाँ पे लिखेंगे। विलायक के मोलों की बराबर मान लिए कैपिटल है। विलय का मोल प्रभाज मान लिए XA है। अब विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या है? XB है। अब विलयन का मान लेते हैं XS है। तो XA इज इक्वल टू क्या होगा? देखो, अब थ्योरी को ध्यान से देखो। विलय या विलायक के मोलों की संख्या और संपूर्ण विलयन के मोलों की संख्या। अगर हम XA को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। उसी तरह XB बराबर क्या होगा? विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। तो यहां से XS इज इक्वल टू विलयन का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा? विलय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज। तो यहां से डेटा बैठाओ, XS इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसका जो रिजल्टिंग डेटा आएगा XS इज इक्वल टू 1 आएगा। मतलब यहां से आप क्या देख पा रहे हैं? यहां से ये देख रहे हैं कि XA प्लस XB का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 होगा। यही आगे चल करके आप एक्सप्रेस कर सकते हैं XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB एंड XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। बात समझ में आई? कोई डाउट? मोल प्रभाज क्लियर? अगर एग्जाम में आया तो क्या करेंगे? किसी भी विलयन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या एवं उसके संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपातिक मान को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे x से डिनोट करेंगे। अब इसका फॉर्मूला जो होगा XA इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, XB इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो XS इज इक्वल टू XA प्लस XB। सो XS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों का ऐड कर दीजिए, दोनों का जो सम फॉर्म होगा वही क्या हो जाएगा? इसका रिजल्टिंग डेटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो, अब क्वेश्चन इसका तो सिंपल है। अब इसके क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। कोई एक क्वेश्चन उठाओ। इससे पिछला जो क्वेश्चन दिए थे उसी को देख लेते हैं, या कोई अदर क्वेश्चन उठाओ जो आपके दिमाग में आ रहा। बेटा इसको
टेम्परेचर से, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है मोलता पे, क्योंकि वो उसका वॉल्यूम जो है घट जाएगा ना, क्योंकि वह उसका वेट है, तो वेट थोड़े घटेगा। क्वेश्चन देखो क्या दे, 20 ग्राम, अब चेंज कर देते हैं, ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घुलाया गया, ठीक है, तो प्राप्त विलयन के मोल प्रभाज की गणना करें। अब देखो बाकी तो एक होगा। अच्छा, विलियन का मूल प्रभाज की नहीं, तो कैलकुलेशन करके आपको दिखाना पड़ेगा ना। अब जैसे फंसाने के लिए क्या कह दे, अब सुनो ध्यान से, तो प्राप्त विलियन के, यहाँ पर थोड़ा और बदल देते हैं, के प्रत्येक अवयव के मोल प्रभाज की गणना करें। अब दोनों का एक का निकाले, 1 में से उसको डेटा को माइनस कर दो, जो आया दूसरे का डेटा होगा। बात समझ में आई? अब थोड़ा यहाँ पे हिंट में हम लोग देख लेते हैं, विलय का भार, अब कैलकुलेट आप अपना कर लीजिए। विलय का भार देखो ध्यान से कितना है, 20 ग्राम। विलय है क्या, ग्लूकोज का अनुभार 180। ये याद रखना पड़ेगा, ये सब जो है पिछले क्लास में आप लोग मेहनत करके इसको क्लियर किए हुए। ये सब अगर आप अनुभार नहीं याद रखिएगा तो आपको टाइम इसमें किल होगा। और बाकी इसको क्वेश्चन हल करने के लिए तो इसके डेटा से आपको मतलब है, कांस्टेंट डेटा है तो कांस्टेंट डेटा याद रखना पड़ेगा, ताकि इसके आप कैलकुलेशन से बच सकें। तो यहाँ से स्मॉल n का वैल्यू आ जाएगा, विलय के मोलों की संख्या, क्या माने थे, स्मॉल n कितना होगा, 20/180, काट लीजिएगा। ये स्मॉल n का वैल्यू आया। अब विलायक का भार देखो, आप कैलकुलेशन अपना करो ना। विलायक का भार बराबर कहते हैं, कितना दिया गया है, 100 ग्राम। तो विलायक का अनुभार क्या हो जाएगा, है क्या, H2O कितना होता है, जल का अनुभार 18 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हुआ, एक ऑक्सीजन एटम का 16 होता है, तो 16 + 2 18। अब यहाँ से फिर इसके मोलों की संख्या निकालो, विलायक के मोलों की संख्या क्या माने थे, कैपिटल N कितना होगा, 100/18। इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, ये स्मॉल n आया, ये कैपिटल N आया, दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दो, अलग अलग कह रहा है तो एक में पुट कीजिए, जितना आएगा उसको एक में से घटा लो, जो आएगा वो आंसर होगा। कोई डाउट, समझ में आया?
क्या हुआ? लिखो लिखो, नोट करो, मिटा दें इसको। क्या हुआ? अब छोड़ देते हैं, 11th को भी पढ़ाना। ठीक है, इसको आगे देख करके आइएगा।